तो लेट अस बिगिन विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस टाइप का क्वेश्चन एज इट इज फॉर्म में सीईटी में आया है, एज इट इज फॉर्म। तो क्योंकि दो पार्ट है तो पहला पहला जो पार्ट है इस क्वेश्चन का वो आया था सीईटी में। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेम। डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेम। What will be the ratio of their momenta and their kinetic energy? Okay. तो गिवन में आपको दिया हुआ है डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेम। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटा, मतलब मोमेंटा ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मोमेंटा ऑफ प्रोटॉन, ऐसा पूछा है। नंबर टू, रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज। काइनेटिक एनर्जी को मैं के से डिनोट करता हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ प्रोटॉन, दैट इज द क्वेश्चन। तो टू सिंपल। सबसे पहले तो मुझे ये बता दो, मोमेंटम का रेशियो निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, तो पी इक्वल टू एच बाय लैम्डा। काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या करेंगे, एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m E। थोड़ा सा और स्मार्टली सोच लो, तो हाफ mv² मल्टीप्लाई डिवाइड बाय m। तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m²v² बाय m। ओके, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² बाय 2n। तो ज्यादा बेटर है ना ये, फार फार बेटर ऑफ। तो ऐसा करोगे तो अच्छा है। वैसे जो तुम बोल रहे हो उससे भी वैसे ही आएगा, यही आएगा, सेम आएगा। करके देख लेना। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m, काइनेटिक एनर्जी 2m k स्क्वायर कर लोगे, तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m k। लैम्डा सेम है, एच सेम है, तो m और k में रिलेशन क्या आया, तो वैसा ही है। लेकिन फिर मैंने क्यों नहीं यूज किया, वो क्यों नहीं यूज किया, ये क्यों यूज किया, क्योंकि मोमेंटम का रेशो तुमको मिलने वाला है ना अब। तो डायरेक्टली रेशो यूज कर लूंगा मोमेंटम का, पहले तो वही फाइंड करना है ना, मोमेंटम का रेशो। तो वो भी ठीक है, उससे भी आंसर मिल ही जाएगा आपको, नॉट अ प्रॉब्लम हियर। तो आई विल जस्ट यूज दिस वन। तो नंबर वन, बेसिकली एज यू कैन सी, मोमेंटम इज h बाय लैम्डा, तो मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इज लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन, और दोनों सेम बोले तो रेशियो कितना आ गया, 1। तो ये आपका सीईटी का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, रेशियो 1:1। गुड। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट इज अगेन सिंपल। काइनेटिक एनर्जी इज p²/2m, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू p²/m, और उसमें p² क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब 1/m, क्योंकि p कांस्टेंट है ना। मोमेंटम का रेशियो सेम होना मतलब मोमेंटम सेम होना, मोमेंटम का रेशियो 1 होना मतलब मोमेंटम सेम होना। मोमेंटम सेम है तो मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। हो गया। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। डन, एंड ऑफ द क्वेश्चन, खत्म। तो अगर आंसर आपको इन टर्म्स ऑफ नंबर दिया हो, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 1836 गुना ज्यादा होता है, 1836 टाइम्स मोर। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो और सॉल्व करो। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27, एंड वेराज इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31। जब सॉल्व करोगे तो मिलेगा 1836। ओके। इसके तो हम लोग बोलते हैं ना कि ऑल द मास ऑफ एटम इज इनसाइड द न्यूक्लियस, क्योंकि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में अराउंड 1800 टाइम ज्यादा है। और एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं। मतलब मैक्सिमम मास कहाँ से आ रहा है, प्रोटॉन से। और प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर, और साथ में कौन होता है, न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम है। तो मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम कम्स फ्रॉम न्यूक्लियस। वो देखोगे, हमको स्टार्ट करना है ये अगला चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। क्वेश्चन नंबर 15।
टू पार्टिकल्स हैव सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, ओके, and one is moving 4 times as fast as the other. One is moving v1 equal to 4 times of v2, ऐसा मान लो. If the slower particle is an alpha particle, जो स्लो चल रहा है वो अल्फा पार्टिकल है, what are the possibilities for the other particle? बढ़िया क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, दो पार्टिकल है सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ. तो मैं एक काम करता हूँ, उन्होंने बोला है कि दोनों में से एक पार्टिकल अल्फा है, तो मैं पहले पार्टिकल को अल्फा पार्टिकल मान लेता हूँ. ठीक, दूसरा पार्टिकल कौन है ये पूछा है, राइट. तो दिस क्वेश्चन इज लाइक पहचान कौन, तो पहचान कौन क्वेश्चन है, तो वेवलेंथ आर सेम, पता होगा ना आपको, वेरी फेमस कोई कॉमेडियन था, है मतलब, वैसा बोलता है पहचान कौन. I don't remember the name, Gulati or something, I don't know. So anyways, coming to the question, क्या बोला है, one is moving 4 times as fast as another. एक पार्टिकल दूसरे के कंपेयर में 4 गुना फास्ट है, और स्लोअर कौन है, मतलब पता है v2 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ v1, क्योंकि स्लोअर है अल्फा, तो v1 स्पीड अल्फा की है, तो v2 4 गुना ज्यादा है, 4 टाइम्स ऑफ v1 आएगा. यहाँ तक क्लियर. दूसरा पार्टिकल कौन सा हो सकता है, so I'll directly start off with solution now. So what will be your approach of solving this question? मोमेंटम सेम है, किसने बोला मोमेंटम सेम है, वेवलेंथ सेम बोला ना. हाँ, तो मोमेंटम सेम, किसने बोला मोमेंटम सेम. ऐसा नहीं होता है. h अपॉन पी, h अपॉन एम वी, पार्टिकल सेम हो तो मोमेंटम सेम, वेलोसिटी सेम हो तो मोमेंटम सेम. अब तो क्या हो गया, मोमेंटम कैसे सेम हुआ उससे. अच्छा चलो ठीक है, व्हाट ही इज सेइंग इज वेवलेंथ सेम है, तो इस इक्वेशन के हिसाब से मोमेंटम कांस्टेंट हो गया. हाँ फाइन, ठीक, चलो कोई बात नहीं, मोमेंटम सेम आएगा, फाइन. तो आप ऐसा बोल सकते हो, यू कैन से फ्रॉम हियर, चलो इसका ही अप्रोच यूज कर लेते हैं, व्हाट ही वाज सेइंग दैट वी विल यूज. तो मोमेंटम इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, लैम्डा सेम है तो मोमेंटम हो गया कांस्टेंट. मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब होता है पहले पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम है सेम. ये अप्रोच भी चलता है, कोई बात नहीं. m1v1 इक्वल टू m2v2, फाइन, ओके, नॉट एन इशू. m1 alpha particle, what is mass of alpha particle, 4 times of mass of proton, right, but m1 is 4 times of mass of proton. दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम, तो टोटल हो गया 4 प्रोटॉन्स का मास. तो 4 mp, v1 इक्वल टू m2, व्हाट इज v2, कितना है, कितना है 4v1, 4 आंसर, ये भी कैंसिल. तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ सेकंड पार्टिकल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास भी सेम होता है. देयरफॉर मास m2 इज मास ऑफ प्रोटॉन और मास m2 इज मास ऑफ न्यूट्रॉन. देयरफॉर द अदर पार्टिकल can be a proton or a neutron. हो गया क्वेश्चन खत्म, डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन. What is the speed of a proton having de Broglie wavelength of 0.08 angstrom? तो प्रोटॉन जिसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ 0.08 एंगस्ट्रॉम है, उसका स्पीड कितना है. तो सिंपल क्वेश्चन है, गिवन पैरामीटर में आपको वेवलेंथ बता दिया 8 इंटू 10⁻⁻12, क्योंकि 0.08 एंगस्ट्रॉम था, एंगस्ट्रॉम इज 10⁻10 और ये 0.08 का 10⁻², तो 8 इंटू 10⁻12 मीटर आ गया वेवलेंथ. आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है व्हाट इज द स्पीड v, करेक्ट. तो फॉर्मूला तो वही लगने वाला है आपको, सेम, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम वी, v इक्वल टू h अपॉन m लैम्डा. तो यू विल हैव वेरी सिंपल क्वेश्चन, v इक्वल टू h अपॉन m लैम्डा. इसमें h की वैल्यू पता ही है 6.8,
60 इंटू 10 रेज टू माइनस 34। मास ऑफ प्रोटॉन भी पता होता है 1.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 27। और वेवलेंथ है 8 इंटू 10 रेज टू माइनस 12। ध्यान दो यहाँ पे, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू अ ट्रिक अगेन, कैलकुलेशन का ट्रिक। नीचे टोटल 10 रेज टू माइनस 39, ऊपर 34, तो 10 रेज टू 5 हो जाएगा, प्लस में ऊपर जाएगा तो प्लस में, पक्का। तो ये हो जाएगा वन जा रफली रफली फोर जा, ये हो जाएगा वन जा और ये हो जाएगा टू जा, 1/2 0.5। तो 5 इंटू 10 रेज टू 4 के आसपास आंसर आना चाहिए। कितना भी ठीक है, 49.57, 49.57 इंटू 10 रेज टू 3 मीटर पर सेकेंड चलता है। ठीक है, तो मतलब ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के बाद आया, मैंने रफ कैलकुलेशन बताई थी आपको। तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, वेल बाय द वे न्यूक्लियर फिजिक्स अगले चैप्टर में है ही, तो फिलहाल तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं उसको न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस मोस्टली लर्न ऑफ टू टाइप्स, फ्यूजन एंड फिजन रिएक्शन। तो एनीवेज, न्यूट्रॉन्स ट्रैवल विद एनर्जीज ऑफ 5 इंटू 10 to -21 जूल। तो रिएक्टर के अंदर न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स का एनर्जी दिया हुआ है आपको। फाइंड द स्पीड एंड वेवलेंथ, तो स्पीड और वेवलेंथ आपको पूछा है। तो यू हैव बीन गिवन ओनली 3 थिंग्स, उसमें 2 काम के हैं। एक है एनर्जी, कितना एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है ये के, मैं ई के नहीं बोलूंगा, मैं के बोलूंगा। 5 × 10 to -21, क्योंकि न्यूट्रॉन है तो मास ऑफ न्यूट्रॉन पता होता है 1.67 × 10 to -27, और चार्ज होता है 0। तो इसलिए मैंने बोला 3 चीजें तुमको पता है, चार्ज और न्यूट्रॉन इज 0। यू आर सपोज टू फाइंड आउट स्पीड एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट वेवलेंथ, दोनों चीजें फाइंड करनी है, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो विच फॉर्मूला विल यू बी यूजिंग? हाँ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वहां से वी मिल जाएगा, चलो वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। और एक मेथड भी है, इफ आई स्टार्ट विथ फॉर एग्जाम्पल वेवलेंथ इज एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2mk। ओके, यहाँ से स्टार्ट करोगे, वेवलेंथ मिल जाएगा, एम पता है, एच पता है, के पता है, फिर स्पीड चाहिए, फिर तुमको वेवलेंथ मिल गया, तो ये एच अपॉन मोमेंटम मतलब एच अपॉन एम वी, वहां से भी मिल जाएगा। तो आपका चॉइस है, व्हाट यू वांट टू डू, देयर आर 2 पॉसिबल वेज। तो ठीक है, विल सॉल्व दिस वन। तो दूसरे केस में क्या करोगे, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, क्योंकि लैम्डा मिल जाएगा ना पहले केस से, फिर वहां से वी मिलेगा। ठीक है, दैट इज ओके। देखते हैं आंसर मैच हुआ तो ठीक, नहीं तो मेथड नंबर 2 पे जाएंगे। एच की वैल्यू 6.63 इंटू इंटू 10 to -34 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2mk। 2 × m, मास कितना है, इंटू -27 इंटू 5, 10 to -21, -27 -21 -48, उसका रूट -24, ऊपर 34 है, तो 10 to -10 बचा, मतलब एंगस्ट्रॉम आ गया। अभी 6.63, एक काम और कर सकते थे, चलो ठीक है कोई नहीं, अभी कर लेंगे। 5 × 2 10, 10 × 1.67 16.7, 16 मान लो, 16 का रूट हो जाता है 4, 6.63 अपॉन 4, रफली रफली 3/2, 3/2 मतलब 1.5। व्हाट इज वेवलेंथ गिवन, 1.62। आ गया आंसर, आ गया 1.62। जिनको कैलकुलेशन नहीं समझे जरा ध्यान दो यहाँ पे, ये क्विक ट्रिक्स क्यों बताने पड़ते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे पास टाइम नहीं होता है एग्जाम में सब करने का, तो ये पता होना चाहिए। -10 to -27 -21 -48, उसका रूट -24, ऊपर 34 था, माइनस नीचे 24 है, तो 10 to -10 बचा, मतलब एंगस्ट्रॉम आ गया।
ऊपर 6.6 को रखो वैसे ही। 5 into 2 is 10, 10 into 1.6 is 16, 16 का रूट इज 4, तो 6.63/4। तो ये सब सॉल्व करके आ जाएगा आपका 1.62। ये मीटर में था, इसको एंगस्ट्रॉम कर देंगे 1.62 एंगस्ट्रॉम। मतलब हमने जो फॉर्मूला यूज किया परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं स्पीड फाइंड करने पे। तो v इक्वल टू एच अपॉन एम लैम्डा, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो क्या है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन व्हाट इज मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी होगा, इंटू 10⁻27। व्हाट इज वेवलेंथ दैट यू ऑब्टेन्ड इज 1.62। ए बी और इजी क्वेश्चन। क्यों क्यों इजी हो गया बता देता हूँ। लुक वापस ध्यान दो यहाँ पे। ऑफ कोर्स यू नो दिस इज रफली 1/4, ठीक। या फिर ऐसा भी कर सकते थे 1.6 इंटू 1.6, 2.56, 2.56 भी लिख सकते हो ना। 6.63 अपॉन 2.56, 6.63 अपॉन 2.56, 2 के थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग। 10⁻37 नीचे है, ऊपर 34, तो 10⁻3। देखो आंसर क्या है, 2.45 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड हो गया। One last question for this chapter, question number 18th. Last question, आखिरी सवाल, शेवटचा प्रश्न, ultimo pregunta. So let us solve this last question. Find the ratio of de Broglie wavelength of an electron. हमको de Broglie wavelength of electron and proton इसका रेशियो पूछा है। Find the ratio of de Broglie wavelength of electron and proton when both are moving with। तो 3 केसेस अलग अलग है, with same speed, same energy, same momentum. State which of the two will have the longer wavelength in each case. Which of the two, A B C में से which of the two नहीं, which of the two मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से which of the two will have longer wavelength in each case, हर एक केस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, ऐसा क्वेश्चन। नहीं तो ए बी सी केस के विच ऑफ द टू नहीं, राइट। दो पार्टिकल जो है उनमें से दोनों में से किसका वेवलेंथ हर एक केस में ज्यादा होगा, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, तो ये लास्ट पेज था, इसलिए एज यूजुअल यू नो लास्ट पेज पे क्या होता है, सॉफ्टवेयर बंद होता है। हो गया। तो लेट अस वेट फॉर दिस टू रीस्टार्ट। ओके गुड। ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। इजी क्वेश्चन है वैसे, बाय द वे इट इज टू इजी क्वेश्चन। फाइंड द रेशो ऑफ वेवलेंथ, de Broglie wavelength ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो डायरेक्टली सॉल्यूशन पे आ जाता हूं मैं। केस ए, केस ए में क्या सेम है, स्पीड सेम है, स्पीड कांस्टेंट है। तो जब स्पीड बोला है तो डेफिनेटली आपको de Broglie wavelength का वो फॉर्मूला यूज करना है जिसमें स्पीड हो, राइट। एच और वी कांस्टेंट हो गया, तो वेवलेंथ इज प्रोपोर्शनल टू मास। तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन बोला है, अपॉन प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मिल गया आपको रेशो 1836। आंसर न्यूमेरिक है क्या, 1836। तो दिस इज 1836। और आपको दिख ही रहा है जितना मास ज्यादा उतना वेवलेंथ कम। तो मास किसका ज्यादा होता है, प्रोटॉन का। तो वेवलेंथ कम किसका होगा, प्रोटॉन का। मतलब ज्यादा किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ प्रोटॉन से ज्यादा है। ये हो गया केस 1 खत्म। केस 2 मतलब केस बी क्या सेम बोला है, सेम एनर्जी, सेम एनर्जी। तो इस केस पे ना जो काइनेटिक एनर्जी था के, वो सेम है।
तो यू विल यूज द फॉर्मूला विच इज बेसिकली एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m k। ठीक, तो यहाँ पे एच 2 और k कांस्टेंट, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m। तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन विल बी अंडर रूट ऑफ mp बाय me, मतलब 1836 का रूट 42 पॉइंट समथिंग, क्योंकि यस ओके। तो ये आ जाएगा आपके पास लैम्डा ई बाय लैम्डा पी इक्वल टू रूट ऑफ 1836 42.85। और इस केस में भी क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, तो जिसका मास ज्यादा उसका वेवलेंथ कम, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ प्रोटॉन के वेवलेंथ से ज्यादा है। केस 3, सेम मोमेंटम, मोमेंटम सेम तो वेवलेंथ सेम। तो केस सी में मोमेंटम अगर सेम है, मतलब मोमेंटम कांस्टेंट है, तो लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी बिकम्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे ना दोनों का वेवलेंथ ही सेम आ गया, तो दोनों का वेवलेंथ अगर सेम है, वेवलेंथ सेम है ना, तो रेशो 1 है, रेशो 1 है, तो हो गया खत्म क्वेश्चन, और इसके साथ ही खत्म हो गया ये चैप्टर भी।